नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र वितरण किए हैं। यह आवंटन यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बड़े औद्योगिक निवेश को हरी झंडी देने के लिए किया गया। प्रमुख इकाइयों में एक्सकॉर्ट्स क्वेटा लिमिटेड को सेक्टर 10 में 154 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें ट्रैक्टर और विनिर्माण इक्विपमेंट निर्माण यूनिट स्थापित होगी। इस परियोजना में 2029 करोड़ रुपए का निवेश होगा। लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही CNH इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर AD में 100 एकड़ भूमि और सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को प्राइवेट लिमिटेड को 30,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। इन निवेशों से यमुना एरिया में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में तेजी गति आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं, तैयारियों और जन सहभागिता पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश शर्मा, पंकज सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई ताकि कार्यक्रम सुचारू और ऐतिहासिक बने। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये कार्यक्रम क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसर उजागर करेगा और नोएडा को वैश्विक पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 मार्च को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा और आयोजन के सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, जो कि मानकों के हिसाब से जो आवाज नहीं थी, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों क्रम में जो आवाज निर्धारित की गई है, उससे उस परिदृश्य में 34 के खिलाफ कार्रवाई की गई है तथा कुछ के वॉल्यूम कम कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा आपको कि इसमें जो भी ऐसे लोग हैं उनको मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि लोग स्वयं जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करें। इसमें कोई वॉल्यूम या कोई प्रदूषण की स्थिति न पैदा हो, जिससे कि उस पर खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। बाकी इसमें जो भी समय समय पर मॉर्निंग में और इवनिंग में चेक करने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती रही है और रहेगी। देखिए, जो कि मानकों। वहीं नोएडा सेक्टर 62 स्थित फादर एंजल स्कूल समेत आधा दर्जन से अधिक निजी स्कूलों को बम वाली धमकी ईमेल मिली है, जिसमें स्कूलों को उड़ाने की चेतावनी दी गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत कदम उठाए और स्कूलों में अनियोजित छुट्टी घोषित की गई, जिससे बच्चे अपने माता पिता के साथ घर लौट गए। मौके पर पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और सभी स्कूल परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने स्कूलों में सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु या खतरे का पता नहीं चला है। अधिकारियों ने कहा है कि ये कदम बच्चों की सुरक्षा और संभावित खतरे रोकने के लिए जरूरी था। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सतर्कता बरत रही है। वहीं गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में देर रात डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार रात करीब 12:40 पर सूचना मिली कि बुद्ध बाजार इलाके में झगड़ा हुआ और 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने राशिद के घर में शबनम और फहीम के शव पाए, जो घटनास्थल पर मृत थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि फहीम राशिद का दोस्त था और शबनम के साथ कथित संबंध थे, जिसका राशिद विरोध करता था। पुलिस के अनुसार इसी विवाद के चलते राशिद ने दोनों की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने 3 टीमें गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आज रात 12:40 पर डायल 112 पर एक सूचना आई कि थाना ट्रोनिका सिटी अंतर्गत बुद्ध बाजार नामक मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तो राशिद नामक व्यक्ति के मकान में शबनम नामक महिला जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और फहीम नामक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है का शव पड़ा हुआ है। शबनम राशिद की पत्नी है तथा फहीम को राशिद का दोस्त बताया गया और यह भी बताया गया कि फहीम और शबनम के संबंध थे, जिसका कि राशिद द्वारा विरोध किया जाता था। और पूछताछ से भी पता चला है कि राशिद द्वारा ही इन दोनों की हत्या की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही राशिद की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी
उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है तथा फील्ड यूनिट को बुला करके मौके का निरीक्षण करा लिया गया है। पंचायतनामा भर करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई। वहीं गाजियाबाद के अंकुर बिहार थाना क्षेत्र में एक चाट की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई है। वीडियो में एक युवक बड़े बर्तन में आलू पैरों से कुचलता नजर आ रहा है। उसी से चाट तैयारी की जा रही है। वीडियो में युवती की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसकी मां इस दुकान से अक्सर चाट खाती है। स्थानीय लोग दुकान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मामले की जांच कर रहे हैं और भविष्य में वैधिक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। वहीं गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र की बाग वाली कॉलोनी में एक दंपत्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दो युवकों ने पति पत्नी पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों युवक दंपत्ति पर हमला करते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशाबीन बने रहे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से साक्ष्य जुटा रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पलाड़ी गांव में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार विवाद बच्चों के झगड़ों को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में बड़े संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे से मारपीट की गई, जिससे कई लोग घायल हुए। इस दौरान दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे बताया जा रहा है कि 2 दिन पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया है। आरोपी की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की तैयारियां की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी और जांच जारी है। वहीं दिल्ली नोएडा कनेक्टिविटी पर फिर लगा ब्रेक। महामाया फ्लाईओवर के नीचे भीषण ट्रैफिक जाम लगा है। पीक ओवर के दौरान वाहनों की भारी संख्या के कारण महामाया फ्लाईओवर के नीचे लंबा जाम लग गया। नोएडा से नई दिल्ली जाने वाले वाहन रेंग कर चल रहे थे, जिससे यात्रियों को गंभीर परेशानियां हो रही है। ऑफिस टाइम में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है और रोजाना जाम लगने की स्थिति बन रही है। फिलहाल कोई वैकल्पिक मार्ग या व्यवस्था नहीं की गई, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे और दैनिक आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने एक गंभीर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार चोरों ने मोबाइल टावर से 5 लाख रुपए मूल्य का RRU चोरी कर लिया है। घटना कस्बा चौकी से महज 10 मीटर की दूरी पर हुई। जानकारी के अनुसार चोरों ने सीढ़ी लगाकर टावर तक पहुंचा और रस्सी की मदद से RRU को नीचे फेंक दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर साफ दिखाई दे रहे। इस चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। अभी भी चोरी की गई RRU बरामद नहीं हुई और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि चोरी की ये वारदात पहले से योजनाबद्ध थी या मौके का फायदा उठाकर हुई है। वहीं महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नोएडा पुलिस ने नवरात्र के मौके पर मिशन शक्ति 5 अभियान शुरुआत की है। इस विशेष अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने भव्य बाइक रैली आयोजित की, जिससे शहरवासियों को महिला सुरक्षा और जागरूकता का संदेश दिया गया। रैली को लक्ष्मी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आमजन से महिलाओं की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की है। इस अभियान में लगभग 150 पुलिसकर्मी सक्रिय रूप से शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी। मिशन शक्ति 5 का पहला चरण 28 मार्च तक चलेगा। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और जन संवाद आयोजित किए जाएंगे, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपाय और प्रदेश सरकार की योजना की जानकारी दी जा सके। चैत्र नवरात्र से उसके प्रथम चरण के अनुरूप आज एक सामान्य जनता के बीच में, कॉलेज चलाती हुई बालिकाओं के बीच में, ऑफिस जाती हुई महिलाओं के बीच में अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसको यहाँ से फ्लैग ऑफ किया।
है। इसके माध्यम से सरकार के विभिन्न महिलाओं की सुरक्षा स्वावलंबन से जुड़ी हुई सारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। इसके माध्यम से यूपी पुलिस के अंतर्गत जितने भी तरह के अभियान, प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन चलते हैं, महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उसके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन प्रसार प्रचार करने का है। और साथ ही साथ प्रत्येक थानों में जो मिशन शक्ति केंद्र सभी प्रकार की समस्याओं के लिए सिंगल विंडो के तौर पर जो स्थापित कराया गया है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना इस रैली का उद्देश्य है। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सभी थानों में संचालित हो रहे मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं और बच्चों और बालकों से जुड़ी हुई समस्त समस्याओं के निराकरण के तौर पर सशक्त केंद्र बनकर उभरे। कितने दिवसीय है ये रामनवमी के तक 28 तारीख तक हमारा फर्स्ट फेज चलेगा और 29 से 7 अप्रैल तक का सेकंड फेज चलेगा। पहले फेज में और क्या क्या कार्यक्रम होने बाकी है अभी? रोज जो है अनिवार्य रूप से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मोहल्लों में डब्ल्यूएस के माध्यम से, लेबर कॉलोनीज के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। महिलाओं और बच्चियों के लिए कुछ प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं, कुछ उनके कॉम्पिटिशन्स आयोजित करवाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो है एक बृहद रूप से साक्षरता और अवेयरनेस का जो है प्रोग्राम किया जाएगा। महिला सुरक्षा से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया जाएगा, जिसको सभी माध्यमों से रिले भी कराया जाएगा। और इसके बाद एक बृहद आयोजन करके इस मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत जिन लोगों ने सर्वोच्च प्रदर्शन किया है, जनता में अपनी जागरूकता को बढ़ाने में पुलिस का साथ निभाया है, ऐसे एनजीओ और सभी महिलाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने शहर में ध्वनि प्रदूषण और शोर नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। एसपी सिटी सत्यनारायण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सिविल लाइन और खालापार थाना क्षेत्र के धार्मिक स्थलों से अधिक ध्वनि वाले लाउडस्पीकर हटवाए हैं। इस कार्रवाई में 2 दर्जन से अधिक लाउडस्पीकर हटाए गए और 14 से ज्यादा पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मस्जिदों और अन्य धर्म स्थलों में लगे शोर उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और धार्मिक प्रधानों से नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। ये कदम सार्वजनिक हित और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है ताकि नागरिक आवश्यक शोर और तनाव से बच सके, शहर में शांति बनी रहे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के देहात क्षेत्र के कबीरनगर में गैस बुकिंग के दौरान अफरा तफरी मच गई जब लाइन में खड़ा एक ही व्यक्ति अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर पड़ा। ये घटना सुबह हुई जब व्यक्ति गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ा था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभाला और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार व्यक्ति का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना समय भीड़ और लंबा इंतजार लोगों के लिए तनाव का कारण बना। ये मामला कबीरनगर क्षेत्र की भारत गैस एजेंसी से जुड़ा है, जहां गैस बुकिंग और वितरण को लेकर भारी भीड़ लगी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस की किल्लत के कारण उपभोक्ताओं और घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घटना के बाद क्षेत्र में गैस वितरण व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया कि वितरण प्रणाली को सुधार कर इसे सुचारू बनाया जाए ताकि आम जनता इस तरह की परेशानियों से सुरक्षित रह सके। वहीं गाजियाबाद में भी महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति 0.5 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में महिला पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी स्कूटी और बाइक पर शामिल हुई, जिनमें आईपीएस लिपि नागयच, दीप्ति एस चौहान, एसपी प्रियांशी पाल और एसपी उपासना पांडे प्रमुख थी। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा और पुलिस की सक्रियता का संदेश मिलेगा। अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा उपाय, जागरूकता और तत्काल सहायता की जानकारी देना है। मिशन शक्ति से समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सुरक्षा का संदेश मजबूत होगा। मिशन शक्ति का फेज 5 का ये दूसरा चरण आरंभ हुआ है इस नवरात्रि में। इसी मिशन शक्ति के क्रम में ही ये बाइक रैली आज कमिश्नरेट गाजियाबाद में निकाली गई है। इसमें 200 से ऊपर स्कूटी और लगभग 500 महिला हमारे आरक्षी, मुख्य आरक्षी, सब इंस्पेक्टर और हमारी महिला अधिकारी, एडीसीपी एंड एसीपी रैंक की महिला अधिकारी के नेतृत्व में ये बाइक रैली निकाली गई है। महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए ये जागरूकता रैली है।
निश्चित रूप से इससे कमिश्नरेट गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा को और बल मिलेगा और पुलिस की तत्परता, पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। सर कहाँ कहाँ कौन कौन सा रूट होगा जहाँ से निकाली जाएगी? देखिए ये लगभग 2.5 किलोमीटर का रूट है और पुलिस लाइन से निकली और वापस की है। सर क्या संदेश इस रैली के माध्यम से आम जनता को? पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, साथ ही महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कई योजनाएं हैं और गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को हर कीमत पर सुनिश्चित करेगी। सर भीड़ प्रणाली धरातल पर है लेकिन बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो उनसे छूट रही। नहीं, महिला बीट भी है यहाँ और महिलाएं बीट में जाती। गाजियाबाद पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों और संवेदनशील सूचनाओं को विदेश भेजने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त थे और डिजिटल डेटा को अवैध रूप से विदेश भेज रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। प्राथमिक जांच में संकेत मिले कि ये नेटवर्क व्यापक रूप से सक्रिय था और इससे अन्य लोग भी जुड़े हो सकते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई अहम जानकारी नहीं मिली है। गाजियाबाद पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा के लिए संदेश है। नागरिकों से अपील की गई है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दे। गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कौशाम्बी क्षेत्र में दिनांक 14 मार्च को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध युवकों के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों तथा रेलवे स्टेशन आदि की जीपीएस लोकेशन, फोटोग्राफ्स तथा वीडियोग्राफ्स विदेशी नंबरों पर भेजे जा रहे हैं। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए बीएनएस की सुसंगत धाराओं तथा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराओं में थाना कौशाम्बी पे मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 पंजीकृत किया गया था। इसमें अब तक कुल 18 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज विवेचना के इसी क्रम में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और की जा रही है, जिनके नाम समीर उर्फ शूटर जो भागलपुर बिहार का रहने वाला है, दूसरा अभियुक्त समीर जो शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तीसरा अभियुक्त शिवराज जो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से कुछ मोबाइल फोन की बरामदगी भी हुई है। समीर जो मुख्य अभियुक्त है वो नौशाद के संपर्क में था, जिसकी पहले भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसके संपर्क में आने के पश्चात वो तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनसे जुड़ा था और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो विभिन्न संवेदनशील स्थलों की जो रेकी करता था, उसके फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स और जीपीएस लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेजा करता था। दूसरा अभियुक्त जो समीर है वो मीरा तथा नौशाद दोनों के संपर्क में था। इन दोनों की भी गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। इनके संपर्क में आने के पश्चात ये असलहों की तस्करी से भी जुड़ा था, साथ ही साथ विदेशी नंबरों पर महत्वपूर्ण स्थलों की जो फोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन थी उसको भी भेजने का कार्य कर रहा था। तीसरा अभियुक्त शिवराज जो साहिल के कहने पर इसने सोनीपत में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था और इसके बदले उसे 50,000 रुपए भी मिले थे। ये भी विभिन्न जो संवेदनशील स्थल थे उनकी फोटो, वीडियो और फोटोग्राफ्स आदि विदेशी नंबरों पर भेजने का कार्य कर रहा था। आज इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कसेरवा गांव में युवती ने गंभीर आरोप लगाया है। युवती का दावा है कि सुबह लगभग 5 बजे उसके घर में घुसकर कुछ व्यक्तियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़ित ने इस घटना के सिलसिले में थाने में तहरीर भी दी है। युवती ने तहरीर में गांव के लुकमान और एक अज्ञात व्यक्ति पर इसका कृत्य का आरोप लगाया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना अधिकारी ने बताया है कि पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर गोपनीय जांच और आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाने का काम शुरू किया है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग चिंता जताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि जांच पूरी होने तक सभी संभावित पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा के सेक्टर 57 की एक कंपनी में आग लगने की सूचना से अफरा तफरी मच गई, लेकिन समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए तेजी से कार्रवाई शुरू की। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत और सावधानी के साथ आग को नियंत्रण में किया।
अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी कर्मचारी सुरक्षित है। घटना के बाद मौके पर हालात सामान्य कर दिए गए और शांति व्यवस्था कायम है। नोएडा पुलिस ने कहा है कि सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है और फायर ब्रिगेड की समय पर कार्रवाई और बड़े नुकसान को रोका जा सका है। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच करें और पुलिस ने आमजन और कर्मचारियों से अपील की है कि वो किसी भी संभावित खतरे या आग लगने की स्थिति में तुरंत संबंधी अधिकारियों को सूचित करें। इस घटना से ये स्पष्ट हुआ है कि त्वरित और संगठित प्रयासों से किसी भी आपदा या हादसों को समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए पिछले 3 महीनों में खोए हुए महंगे मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा और एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने करीब 28,36,000 रुपए की कीमत के 144 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सुपुर्द किए हैं। पुलिस टीम ने ये मोबाइल फोन बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से बरामद किए। फोन मिलने के बाद स्वामियों मालिकों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई और उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस का आभार व्यक्त किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए खोए हुए मोबाइल फोन की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान में साइबर सेल और अन्य टीमों की मदद से ये सफलता हासिल की गई है। इधर मेरा मोबाइल 7 अक्टूबर 2025 में गुम हुआ था, जो कि मुझे कल फोन करके इन्फॉर्म करा है कि आपका फोन बरामद हो चुका है। तो आज फोन मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस का और विशेष एसएसपी साहब मुजफ्फरनगर का विशेष धन्यवाद करता हूं मैं कि इतनी अच्छी कुशलता से और इतना अच्छा प्रोग्राम करा है, उसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो साइबर सेल की अपने मुजफ्फरनगर की टीम है, उसका भी मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आकर के जो है मोबाइल अपना ग्रहण किया और बहुत खुशी और शासन प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किया है। और इस तरह का कार्य हम जो है भविष्य भी करते रहेंगे और 144 मोबाइल इसमें बांटे गए हैं तथा इस तरह का कार्य जो है हमारा निरंतर चलता रहेगा। और जो विभिन्न प्रकार की लड़कियां हैं जो कि विभिन्न प्रकार का योगदान दिया है या कोई अचीवमेंट प्राप्त किया है, उनका सम्मान भी अगले कुछ दिनों में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। विद्यालय में हम लोगों को 2 टैबलेट प्रोवाइड करवाए गए हैं। उसमें से एक टैबलेट में जो सीनियर सहायक अध्यापक है मुझे दिया गया था, वो विद्यालय से चोरी हो गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव भीम मेला की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस वर्ष मेला रामलीला मैदान में 5 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित किया जाएगा। मेले में सफल संचालन के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। समिति के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट अनिल आजाद ने बताया कि मेला पूरी तरह अराजनैतिक होगा और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भीम मेले का उद्देश्य नवयुवकों को अंबेडकर के जीवन और योगदान से अवगत कराना, समाज में जागरूकता और सामाजिक समरसता बढ़ाना है। समिति ने पहली बार ये मेला 1994 में आयोजित किया था। भीम मेले का आयोजन वर्ष 1994 में 1 माह के लिए शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा जो दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के समाज के लोग हैं उनके लिए जो कार्य किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना का हमारा उद्देश्य होता है। मैं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का अनुयायी हूं और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की वजह से ही आज मेरी ये हैसियत है कि मैं एज ए वकील आप लोगों के सामने अधिवक्ता के रूप में आपसे बात भी कर रहा हूँ। बनवर से भी बदतर हमारे समाज की स्थिति हुआ करती थी। बाबा साहब की ही देन है कि बाबा साहब ने हमें पढ़ने का, लिखने का, सम्मान से जीने का, बोलने का अधिकार दिया है। इसलिए मैं बाबा साहब के जो याद में बाबा साहब के जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्य बाबा साहब का के नाम पे 1 माह का मेला लगाता हूं। साथ ही साथ एक बात और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक केवल पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हापुड़ी ऐसी जगह है जहां 1 माह के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की याद में भीम मेले का आयोजन होता है। ये आयोजन जन जन का आयोजन है। इसमें आयोजन में हमारे जितने भी दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड हैं, सभी लोगों का सम्मान जुड़ा होता है और हर आदमी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इसमें हम छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो इसमें आते हैं, झूला वगैरह सब लगते हैं
और साथ ही साथ जो मंच पे हम स्कूल के बच्चों से, कवियों से और जितने भी हमारे विचारक हैं उन सब के कार्यक्रम कराते हैं और उनकी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन सबेरे के तहत ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए करीब 80 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की है। थाना बुढ़ाना पुलिस ने शातिर तस्कर बाबू उर्फ रियाज उर्फ सरफरा को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से करोड़ों रुपए की स्मैक बरामद हुई। जांच में पता चला है कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति अपने परिवार के नाम पर निवेश की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर विशेष टीम ने बरेली और सहारन शाहजहांपुर में फैली 34 संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया है। इसमें कृषि भूमि, मकान, बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स, शोरूम और वाहन शामिल है। एसएसपी ने कहा है कि यह कार्रवाई संदेश देती है कि नशे से अर्जित संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है। देखिए, एक पिछले दिनों में हमारे यहाँ लगभग 1 किलो से ऊपर स्मैक पकड़ी गई थी। एक रियाज और बाबू नाम का अपराधी था जो कि शाहजहांपुर का एचएस है और उसके खिलाफ नारकोटिक्स एनडीपीएस के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। और जब वो पकड़ा गया था तो तमाम उसकी प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण करने की कार्रवाई आदित्य SPRA और सीओ बुढ़ाना तथा उनकी टीम द्वारा किया जा रहा था। विभिन्न प्रकार के जब चिन्हीकरण किया गया तो उसमें 35 प्रॉपर्टी उनकी चिन्हित की गई, जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया गया। लगभग 80 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी से भट्टा है, शोरूम्स है, मकान है। 2012 के बाद 2012 में जो उसके प्रॉपर्टीज़ थी वो उनके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उसके अलावा उन्होंने जो कोई सोर्स ऑफ इनकम ना होने के बाद इसी एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाई करते हुए उसने जिसमें अवैध व्यापार किया उसने उसी आधार पर उसने प्रॉपर्टी कमाई थी, जिसके आधार पर 68F साफेमा एक्ट दिल्ली से इसका आदेश हुआ है, जिसमें इस व्यक्ति के खिलाफ सीजर की कार्रवाई अग्रिम दिनों में सुनिश्चित की जाएगी। बाकी माननीय न्यायालय का आदेश इसमें सुनिश्चित हो चुका है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।